एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी पर्यावरण अध्ययन की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे बहुत ही आसानी से। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, या उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। देखिए, एक मैप से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो मैप अच्छे से आप लोग पढ़ के जाना। एक 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा मैप से, यही स्थिति ही पूछेगा। चलिए बताइए, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? बताएंगे सब लोग। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो 62 का ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, डी वाला करेक्ट होगा। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल, या चित्रण कौशल, या स्थिति कौशल, या ग्राफिक कौशल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप स्टार लगा के नोट कर लेना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए सब लोग, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, तो वो है चित्रण कौशल। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। या मैपिंग स्किल भी इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर जो है एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? कौन सा वो एनसीएफ है, बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट की क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में बिल्कुल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन हो जाइए। तो वो एनसीएफ कौन सा है? वो एनसीएफ आपका 1975 है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, या जो है दक्षिण क्षेत्र, या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। बताइए, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता ही होगा। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे, दोपहर में 2:30 बजे एंड शाम को 6:45 पे आपकी क्लासेस होती हैं। भारत के किस क्षेत्र में जो है स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो यह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? बताइए। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, या जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, या बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बताइए, 66 का जवाब दीजिए। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये वाला, बांध टिकाऊ विकास को जो है प्रोत्साहित करते हैं, यह आपका कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, या उपयुक्त सभी। बताइए, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इसमें 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही मतलब फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस है, तो उपयुक्त सभी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन में दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। ओके, चलिए। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तान
रेगिस्तानों में जो है गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। यह ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। यह ठंडे रेगिस्तानों में जो है हवा बहुत पतली होती है। यह ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। तो बताइए भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? 68 का जवाब दीजिए सब लोग। क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर या क्लोरीन? बताइए सब लोग। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जिसमें जिम्मेदार है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, 2018 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को बिल्कुल घोल के पी जाना है आपको। बताइए गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश या पल्लव राजवंश? ये बनवाया गया था काकतीय राजवंश के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करेंगे सब लोग, गोलकोंडा जो किला है ये भारत के किस राज्य में है? सभी लोग कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न है, 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? सभी लोग 71 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई। 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो सिंपल सा है, यहाँ पे 45 ग्राम निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है इसमें? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण या संवेग या भार? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? जिन राशियों में मात्रा तथा दिशा दोनों होती है वे सदिश राशियां कहलाती हैं। और जैसे सदिश राशि का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, ये सब क्या है? सदिश राशि के उदाहरण है। और जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, द्रव्यमान, दूरी आदि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 72 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है ना, और भी मैंने बताया ना, चाल, दूरी, द्रव्यमान। ठीक है, ये अदिश राशि है। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है क्या? अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या उत्तल? सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए, ज्यादा समय नहीं लेना है इस प्रश्न में। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है क्या? अपारदर्शी, और जिसमें गुजर जाए पारदर्शी। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम हो? बताइए कितना होगा? 60, 10, 60 या 10 एन? तो ये 60 किलोग्राम होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? दाब पर या तापमान पर या सतह क्षेत्र पर या भार पर? बताइए एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? तो ये सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पर? सतह क्षेत्र पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा या पोस्टर बनाना या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना? सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? डी वाला, कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। ठीक है ना, चलिए अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया,
इससे बच्चों को जो है वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, या इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। फटाफट जवाब दीजिए, 77 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, 77 का यहाँ पे ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा 2-3 क्वेश्चन बड़े हैं। जैसे आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का जो है इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण? यहाँ पे अन्वेषण दृष्टिकोण आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, या बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, या वास्तविक परिस्थितियों में जो है सीखने का अवसर प्रदान करता है, या कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। 79 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे अध्यापन वाले प्रश्न है ईवीएस के, कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में जो है कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ चर्चा से बाहर जाना? वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो, और जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 70 से 80% बच्चे जो है बिना सब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। 80 का ऑप्शन यहाँ पे ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है, या रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, या शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए? एडी 1 का ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है ईवीएस कक्षा में गतिविधियां है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, या श्याम पट का उपयोग, या उपयुक्त सभी? निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? तो इसमें चित्र पढ़ना भी है, फील्ड भ्रमण भी है, श्याम पट का उपयोग भी है, उपयुक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत है, या समावेशी, या विषयगत, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सीटेट में जो उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन होते हैं ज्यादातर वही ऑप्शन सही होते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक जो है अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है, कि यह एक जो है आवेद कार्य है, या सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, या कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, या कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एट्टी 84 का ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार रिवीजन जरूर से जरूर आप लोग कर लेना। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए जो है कौन सा सबसे प्रासंगिक है? बताइए।
विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ये वाला, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, या आबोध का भार कम करने की जरूरत है, या ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? अबोध का भार कम करने की जरूरत है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? बताइए, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, या कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, या सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, या छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना? 87 का यहाँ पे जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव टैग वर्ड लगा हुआ है, सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का पूरा रूप बताइए, इसका फुल फॉर्म बताना है, बाला का क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, हिंदी में बात करें तो अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? बताइए, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, या वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, या सभी विचार से दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं? बताइए। चलिए, यही दोनों में से बताइए आप लोग कौन सा सही हो जाएगा। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ होता है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, यही होता है अर्थ इसका। लास्ट क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है? मिथक है, या वैज्ञानिक तथ्य है, या रूढ़िबद्ध धारणा है, या अंधविश्वास? बिल्कुल सरल प्रश्न है जाते जाते। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है? यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल वीडियो। कैसी रही वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और पर्यावरण अध्ययन में कम से कम 22 से 25 प्रश्न आपको करके आना है, 25 तो करके ही आना है, ठीक है ना। तो मैं मैराथन में सब कवर करा दूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आए तो तुरंत आपको मिल सके। बाकी आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।